अमित तिवारी जी, सबसे पहले देखिए, हम तो जानते हैं आपके बारे में, लेकिन हम आपकी ज़बानी, आपकी कहानी जानना चाहेंगे। तो शुरू करते हैं आपके परिचय से। देखिए, ऐसे कई लोग हैं जो भी नहीं जानते होंगे, तो ज़रा उनके लिए है, आप हमको अपनी ज़बानी अपना परिचय दें। जी बिल्कुल। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ पर मैं एक लेखक के रूप में अभी मौजूद हूँ यहाँ पे, और एक छोटा सा प्रकाशन भी चलाता हूँ जो अभी भी शुरू किया है, तो एक स्टार्टअप वेंचर है। और अगर मैं लेखनी की बात करूँ तो अभी तक 3 पुस्तकें आ चुकी हैं। मेरे कितने चेहरे, जब मरुथल सींचा जाएगा, ये दोनों जो हैं वो कविताओं की किताब थी। माया मरी न मनमरा एक वक्तव्य की किताब है, गद्य की किताब है। और लिखने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अवलोकनात्मक है, आप दर्शन से प्रेरित आप कह सकते हैं। बाकी परिचय में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा हो जाएगा अगर पूरा परिचय बताएंगे तो। बस इतना समझिए कि आजकल लिखने पढ़ने में व्यस्त हैं और पूरा पुस्तकों के ही बीच में रहना हो रहा है। अच्छा, कम से कम हम लोग जानने का इतना तो हक रखते हैं कि ये कब से ये लिखने की शौक़ जागा? जी, लिखने का शौक़ जहाँ तक मैं समझता हूँ कि बचपन से था। बचपन में मैं ऐसे कुछ थोड़ी बहुत कविताएं लिखा करता था, लेकिन फिर बहुत लंबा गैप रहा जब छूट गया, और वापस से जब कॉलेज में गया तो होता नहीं, कॉलेज में जाने के बाद प्यार मोहब्बत की शायरियाँ आने लगती हैं, अपने आप फूटने लगती हैं। तो क्योंकि वो फ्रेमवर्क तो अंदर था ही, तो वो प्यार मोहब्बत की शायरियाँ फूटने लगीं। फिर प्यार मोहब्बत से जब थोड़ा और आगे बढ़े और थोड़ी बदमाशी अंदर जागी कॉलेज में, तो फिर अजीबो तरीक़ के कविताएं लिखना। कई कविताएं अच्छी होती थी, कोई कविता होती थी जो सच में बताऊं तो टीचर्स को परेशान करने के लिए होती थी, कोई कविता क्लास में मजाक उड़ाने के लिए या किसी दूसरे गर्लफ्रेंड के लिए होती थी। तो ऐसे चलता रहा, लेकिन बहुत गंभीरता नहीं थी। लेकिन ऐसे चलते चलते 2012-13 का समय था जब एक अनुभव भी बढ़ा और दर्शन जो है जीवन में प्रवेश हुआ, तो उसके बाद लिखने में गंभीरता आई। तो मैं ये कहूँगा कि जो गंभीर लेखन शुरू हुआ वो 2012-13 के बाद से शुरू हुआ। अच्छा, ये प्रकाशन का कब से ख्याल आया? अब प्रकाशन का ख्याल इसलिए आया कि जैसे मुझे ये चाहत थी कि जो पुस्तकें छप रही हैं, सामान्यतया मैं देख रहा था कि 10-20 कॉपी, 100 कॉपी, अगर आपका अपना बेस नहीं है, आप सेलिब्रिटी नहीं है, तो 10-20 कॉपी या जान पहचान के लोग हैं उन तक रह जाती थी किताबें। और अगर किसी प्रकाशन ने छाप दी है तो बहुत हुई तो 100-50 तक गई। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इस बात का इंतज़ार तो नहीं कर सकता ना कि मैं एक दिन सेलिब्रिटी बनूंगा और उस दिन मेरी 1000 किताब या 10,000 किताब या 1 लाख किताब बिकेगी, और इस बात का इंतज़ार मैं नहीं करना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर कुछ लिखा गया है और वो सार्थक है तो लोगों तक पहुंचना चाहिए। और फिर बाकी लोगों ने भी प्रकाशन की दिक्कतों को देखते हुए, कई लेखक थे, उन्होंने कहा कि आप ही कुछ शुरू करिए। तो फिर विचार आया कि चलो, जब इसी में जीवन व्यतीत करना है तो काम भी इसी का शुरू करते हैं। और एक अच्छी खासी नौकरी चल रही थी कॉरपोरेट में, वो रिज़ाइन किया वहाँ से, और रिज़ाइन करके फिर इसी में कूद गए। और लगभग साल भर का समय हो रहा है, लेकिन मार्केट से भी रिस्पांस अच्छा है, लेखकों से भी रिस्पांस अच्छा है, किताबें भी अच्छी जा रही हैं। कुल मिलाकर के असंतुष्टता तो जीवन का एक पर्याय है, लेकिन उस असंतुष्टता में जो एक बेसिक संतुष्टि है वो लगातार बनी रहती है। अच्छा, आपने बताया आप जॉब छोड़कर इसमें आए, तो घर वालों की तरफ से ऐसा तो कुछ रोक टोक नहीं हुई? जी देखिए, घर वालों को जाहिर सी बात है दिक्कत होती है, लेकिन इस मामले में मैं थोड़ा लकी रहा हूँ कि घर वाले अगर विरोध नहीं करते तो बहुत कुछ बोलते भी नहीं है कि ठीक है, अपने मन से देख लो, जो कर रहे हो। घर वालों में कई पक्ष होता है घर का, कई पक्ष वाले जो थे वो नहीं उसके लिए तैयार थे, लेकिन मैंने बताया भी नहीं था कि नौकरी छोड़ दी है। 4-6 महीने बाद लोगों को पता चला कि नौकरी छोड़ दी है, तब तक थोड़ा एक लेवल तक आ चुके थे। जाहिर सी बात है परेशानी तो हुई थी, लेकिन अब जो करना है वो करना है। चलिए, हम आते हैं अब आपकी इस किताब माया मरी न मन मरा। बहुत सुंदर टाइटल है इसका। मैं समझता हूँ भौतिकवाद में होते हुए आप भौतिकवाद में ना हो, शायद कुछ इस तरीके का मैं इसके तात्पर्य निकालूं। आप कह सकते हैं। देखिए, किसी भी बात का बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर खास करके दर्शन में नहीं निकाला जा सकता, क्योंकि 2 चीज़ें होती हैं। एक तो जो आपके अंदर खलिश होती है, आप जहाँ जाना चाहते हैं, वो थोड़ी अलग होती है जो आप तुरंत कर रहे होते हैं।
क्योंकि जो तुरंत आप कर रहे होते हैं वो आपका डर होता है, आपका सस्टेनेबिलिटी इशू होता है, आपकी अपनी सामाजिकता होती है, इस वजह से आप कर रहे होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक खलिश तो होती है कि कहीं जाना है। पहली बात, उसे पहचानना ही एक बड़ी बात है। अगर वो पहचान भी गए तो उस पर चलना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बात बिल्कुल सही है कि भौतिकवाद से थोड़ा आगे हट के, लेकिन मैं इसको दूसरे तरीके से कहूँगा कि जो जिसमें आप हैं, मतलब जिस जीवन को, चाहे भौतिक जीवन को ही हम जी रहे हैं, भौतिकता से देखिए हम इतर नहीं हट सकते। तो ये बड़ी आदर्शवादी बात हो जाएगी ये कहना कि अरे भौतिकवाद नहीं होना चाहिए। हम यहाँ आए हैं, ऑटो से लेकर के आए हैं और मेट्रो से आए हैं, गाड़ियाँ चल रही हैं, फिर गाड़ी चला रहे हैं, खा रहे हैं, रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, यहाँ बैठे हैं, माइक है। तो बहुत सारे चीज़ें यहाँ पर उपलब्ध हैं जिनका भौतिकता से बहुत सीधा संबंध है। तो भौतिकता से तो आप हट नहीं सकते, जब तक शरीर है तब तक भौतिकता रहेगी। लेकिन हाँ, एक बात ये है कि वो भौतिकता आपके अंदर कितना डर पैदा कर रही है या वो डर से आपको आगे लेकर के जा रही है। तो ये पुस्तक हमारे जीवन के जो डर हैं या हम सुबह से लेकर शाम तक संबंधों में, अपने जीवन में, आसपास के समाज में जो कुछ भी कर रहे हैं उसका अवलोकन है। और अगर इस अवलोकन को ठीक ठीक से पढ़ा जाए तो जो पढ़ रहा है व्यक्ति वह भी यह समझ सकता है कि जीवन का अवलोकन कैसे किया जा सकता है। जो उस बात तक नहीं पहुंच पाएगा उसको लगेगा कि ये बड़ी व्यक्तिगत बात कही गई है, तो उसे शायद न समझ में आए। लेकिन ये बात व्यक्तिगत नहीं है, ये बात पूरी तरह से अवलोकनात्मक कही गई है। और ये एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये हर व्यक्ति के लिए, हर पाठक के लिए नहीं है। ये एक विशेष पाठक वर्ग के लिए है जिसको कम से कम एक सूक्ष्मता की समझ हो। देखिए, जहाँ तक मैंने इस किताब को देखा आपकी, मुझे ऐसा लगता है आप स्क्रीन प्ले अच्छा लिख सकते हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा आप लिख सकते हैं। इसमें छोटे छोटे आपने, मैं समझता हूँ 162 चैप्टर्स हैं इसके अंदर। हाँ, 162 चैप्टर्स के अंदर आपने बहुत अच्छी तरीके से समझाया है, छोटे छोटे उस पंक्तियों में, और बहुत अच्छा स्क्रीन प्ले मैं समझता हूँ कि दर्शाया बहुत खूबसूरत तरीके से। बहरहाल, इसके अंदर आप जो समझते हैं कि कौन सी आपका चैप्टर आपको अच्छा लगता है, हम चाहेंगे कि आप ज़रा एक बार पढ़ के सुनाए दर्शकों को। जी, कई चैप्टर हैं जो मुझे पसंद है इसमें से। जैसे कि मैं एक आपको सुनाता हूँ, उधार का पानी। इसको मैं पढ़ूंगा भी, और थोड़ा सा मैं जो पाठक हैं या श्रोता हैं या दर्शक हैं, यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं, मैं इन लोगों को ये भी इंडिकेट भी करना चाहूँगा कि लिखा किस पे गया है। पहले पढ़ के सुनाता हूँ। तो शीर्षक है उधार का पानी। मैं अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करता हूँ। मैं अपनी प्यास को बुझाने की कोशिश करता हूँ। कबीर में, नित्शे में, रूमी में, खलील में, बुल्ले शाह में और न जाने कितनों में। लेकिन जितनी भी बार इनके खोदे हुए कुएं का पानी पीता हूँ, प्यास और बढ़ जाती है। मैं दूसरों के खोदे हुए कुएं पर पानी तो पा जाता हूँ, लेकिन हर कुआं इसकी खबर दे जाता है कि यह पानी उधार का है। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत अच्छा। हम चाहेंगे आप एक आध और पढ़ें। जी, अभी इसमें और आगे है कि तुमको कुआं खोदकर हर बार के पानी का हिसाब देना होगा और प्यास भी बुझानी होगी। अब इसके आगे जो बात कही जा रही है वो अपने लिए कही जा रही है कि तुमको कुआं खोदकर हर बार के पानी का हिसाब देना होगा और प्यास भी बुझानी होगी। तुम तब तक कर्जदार हो उन सभी कुओं का जहां से तुमने अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की है। बहुत बढ़िया, बहुत खूब। इसको मैं थोड़ा सा पहले आपको बताना चाहूँगा कि है क्या, ताकि लोगों तक ये बात पहुँचे, कहीं ये बात ऐसी न रह जाए कि क्या बोल दिया गया। देखिए, जब मन में एक खलिश है, हर व्यक्ति के मन में खलिश होती है, एक खालीपन होता है। कोई खालीपन समझता है, कोई खालीपन को नहीं समझता है। जो नहीं समझता है वो अन्य तरह की भौतिक चीज़ों से वो अपने खालीपन को बुझाने की कोशिश करता है।
जो समझता है वो कहीं न कहीं कलात्मक तरीके से या अध्यात्म से या कलाओं से उस खलिश को बुझाने की कोशिश करता है। तो अगर मैं अपनी बात करूं कि मुझे दर्शन पसंद है, तो जैसे मैंने नाम लिया खलील जिब्रान का, रूमी का, नीत्शे का नाम लिया मैंने, बुल्ले शाह का नाम लिया, कबीर जी का नाम लिया, तो इनके लिखे हुए को जब मैं पढ़ता हूं तो मेरे अपने उस खलिश तक मैं पहुंचने की कोशिश करता हूं, है ना। जो मेरा अपना खालीपन है उस तक पहुंचने की कोशिश करता हूं इनके लिखे हुए से, इनके लिखे हुए दर्शन से। लेकिन पूरी तरह से उससे मेरी खलिश नहीं मिटने वाली, क्योंकि उससे मुझे पता तो चलता है कि मैं यहाँ तक पहुँच सकता हूँ, लेकिन जब पूरा पहुँचने की बात आती है तो फिर वहाँ सबका दर्शन पीछे छोड़ना होता है। वहाँ आपको स्वयं का दर्शन गढ़ना होता है, यानी स्वयं उस रास्ते पर चलना होता है। जब आप उस पर चलेंगे, अपना कुआं खोदेंगे, अपना पानी पिएंगे, तभी वो प्यास आपको तर कर पाएगी। लेकिन अब इसमें क्यों कहा जा रहा है कि आप कर्जदार रहोगे उनके, जब तक खुद का ना खोदो? क्योंकि जैसे आपको पता चला उनके लिखे से, वैसे ही जब मैं लिखता हूं या आप वो काम करते हैं जो दूसरों के काम आ सके, तो आपका वो कर्ज मिटता है। तो मैं इस किताब के माध्यम से या आने वाली और भी किताबों के माध्यम से ये समझिए कि जो मुझे मिला निस्से से, कबीर से, रूमी से, बुल्ले शाह से, उसका कर्ज मैं लोगों को दे करके उतार रहा हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताइए कि आपने भी बताया कि आपकी कुछ आने वाली भी पुस्तकें हैं, कोई है प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं? जी, क्या है, जान सकते हैं? अभी बताया तो नहीं है किसी को, लेकिन मैं बताऊं कि अभी एक मैं पुस्तक लिख रहा हूं, ह्यूमन साइकोलॉजी और रिलेशन उसका एनिमल से। या मैं अगर इसको रिवर्स करूं, दरअसल ह्यूमन साइकोलॉजी भी हम बड़ी बात करते हैं, मैं इसको एनिमल साइकोलॉजी कहूँगा कि एक जानवर अगर उसके अंदर जितनी सोचने की क्षमता होती है उतना तो सोचता ही है, लेकिन यदि उसके अंदर एक इंसान की तरह सोचने की क्षमता होती तो क्या सोचता इंसानों के बीच में रह के। वाह वाह, ये तो मैंने गलत नहीं बोला कि आप स्क्रीन प्ले और लिख सकते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि चलिए अच्छा है, तो अच्छा आप इसको कर रहे हैं। इस किताब में कुछ और ऐसा जो आप दर्शकों को हमारे बताना चाहेंगे? बिल्कुल, एक दो चीज़ें मैं आपको और पढ़ करके सुनाता हूँ, लेकिन जितनी भी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी वो ऐसे ही मिलेंगी जो आपको कहीं ना कहीं जो मानव का खालीपन है या उसका पूरा जीवन चक्र है उसके अवलोकन के बारे में दिखाएगी। जैसे मैं एक आपको बहुत बेहतरीन मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसे आप बड़े अच्छे से ज़िंदगी से जोड़ के देख पाएंगे। तो ये है उस दिन के इंतज़ार में। तो ये कुछ ऐसा है कि जिस दिन का इंतजार बड़ी बेसब्री से हो रहा होता है, आ जाने के बाद न तो उतना रोचक ही लगता है, और वो दिन जिसको लेकर सबसे ज्यादा डर लग रहा होता है, आ जाने के बाद न उतना भयावह लगता है। और दोनों के बीच जाने के बाद दोनों ही एक जैसे बेदम लगते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जैसे ये बात थोड़ी माइक पे मैं बोल रहा हूं दर्शकों के सामने, लेकिन ये थोड़ी सामाजिकता से इतर है। बहुत सारे लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखेंगे, लेकिन जैसे आप मानिए कि आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी त्यौहार का, चाहे आप दिवाली का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे आप ईद का इंतज़ार कर रहे हो, चाहे क्रिसमस का इंतज़ार कर रहे हो, होली का इंतज़ार कर रहे हो, या किसी शादी का इंतज़ार कर रहे हो, कोई भी ऐसे फंक्शन का, दिवाली का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप इंतज़ार कर रहे हैं कि आने वाला है, आने वाला है, आने वाला है। सब तैयारी आपने की, पूरा लाइटिंग वाइटिंग सब आपने किया और पटाखे उठाके छुड़ाए, खूब धूम धड़ाका। लेकिन जैसे ही उस दिन के बाद अगली सुबह होती है, वो कैसी होती है? बड़ी अजीब सी, बड़ी मायूस सी होती है, बड़ी उदास सी होती है। दरअसल वो दिन उदास सा नहीं है, न ही वो दिवाली में कोई समस्या है, न ही कोई ईद में समस्या है। दिन में समस्या नहीं है, समस्या हमारे अपने समझने में है जीवन को लेकर के, कि हम किसी भी चीज़ को, क्योंकि हम अंदर से इतने उदासी भरे होते हैं, इतने बोरियत भरे होते हैं कि किसी खास दिन का हमेशा इंतजार करते हैं, और जैसे ही वो खास दिन चला जाता है हम फिर से बोरियत में आ जाते हैं। जैसे किसी ऐसे मित्र से मिलो जिससे लगता है कि बहुत उत्तेजना है मिलने के लिए, और मिल करके जब चला जाता है तो ऐसा लगता है यार ऐसा कुछ खास था नहीं। वो खलिश जो हम मिटाना चाह रहे थे वो पूरी मिटी नहीं, वो अधूरी की अधूरी रह गई, क्योंकि वहां से मिटनी नहीं है। तो आगे इसीलिए कहा जा रहा है
कि मैंने यह भलीभांति महसूस किया है कि दिवाली के दूसरे दिन की सुबह उतनी ही उदास होती है जितनी कि अति उत्सुकता से बहुत दिन बाद किसी पुराने मित्र या परिचित के मिलने के थोड़ी देर बाद होती है। सही, बिल्कुल। मेरा मन जब भी बहुत उत्सुक हुआ है किसी भी दिन के लिए, उसके आने के बाद एक झीनी सी उदासी छा गई है भीतर। शायद मन को और ज्यादा और लंबे वक्त तक रुकने वाले रोमांच की उम्मीद थी। साथ ही साथ जिस वक्त से बहुत ज्यादा डर रहा होता है, आने पर पता चला कि उसमें तो बॉलीवुड की हॉरर फिल्मों जितना भी दम नहीं है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। खैर, आप चूंकि एक प्रकाशक भी हैं, आप किसको पढ़ते हैं और आप किन लेखकों को आप सराहेंगे? अपने जो आपके यहाँ जो लेखक हैं जो आपसे संबंधित हैं, मैं उनका नाम नहीं चाहता, मैं समझता हूँ कि आप किसी को मायूस नहीं कर सकते, लेकिन अपने सिवा आप किसको पढ़ते हैं? बिल्कुल, अगर मैं पढ़ने के लिए बात करूं, देखिए मुझे वही किताबें तर कर पाती हैं जिन किताबों में कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से जीवन अवलोकन छुपा होता है। अच्छा। अगर वो नहीं है तो कैसी भी किताब हो मुझे उतना तर नहीं कर पाती। जैसे मुझे बहुत सारे साहित्यकारों को पढ़ता हूँ, लेकिन मुझे अज्ञेय जी बहुत पसंद हैं। अच्छा। अज्ञेय जी को मैं बहुत, क्योंकि जब भी मैं उनको पढ़ता हूँ तो वो लगता है कि जैसे वो जीवन को बोल रहे हैं जो मैं बोलना चाहता हूँ। या मैं जाहिर सी बात है कबीर जी को तो पढ़ता ही हूँ, और आध्यात्मिक उनमें तो बहुत सारे लोगों को पढ़ता हूँ। अभी आजकल मैं फ्रायड को पढ़ रहा हूँ। लेकिन और भी अगर किताबें देखी जाए तो जैसे मैं धूमिल मेरे बहुत पसंदीदा कवि हैं, अगर मैं कवियों की बात करूँ तो। और उसके अलावा बहुत सारे ऐसे जितने भी कवि ऐसे हुए हैं या जितने भी ऐसे लेखक हुए हैं, जैसे मैं पाश को मैं बहुत एडमायर करता हूँ, शिव कुमार बटालवी को बहुत एडमायर करता हूँ, मुक्तिबोध को बहुत पढ़ा मैंने। तो इस तरीके के लेखकों को मैंने काफ़ी पढ़ा है। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी को मैंने काफ़ी पढ़ा है, और आजकल मैं नरेंद्र कोहली जी को पढ़ रहा हूँ, तो उनका भी लेखन मुझे बहुत अंदर तक छू रहा है। तो ऐसे जो भी लेखक हैं जो मन तक झांक पाते हैं, सिर्फ कहानी रोमांच की वजह से नहीं, जो मन तक झांक पाते हैं, जो जीवन अवलोकन कर पाते हैं, उनको मैं पढ़ना पसंद करता हूँ। अच्छा, अब चूंकि हम बहुत लंबा इस प्रोग्राम को नहीं करेंगे, हम पढ़ते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ जो हम समझते हैं सबसे इम्पोर्टेंट है। आप एक लेखक हैं, आप एक प्रकाशक हैं, और आज जो हमारा यूथ है, मैंने कहीं ना कहीं पाया कि वो किताब लिखना चाह रहा है लेकिन उसके अंदर कुछ हिचकिचाहट है। तो इससे संबंधित, क्योंकि आप लेखक हैं और प्रकाशक दोनों ही हैं, तो मैं समझता हूँ इस पर आप अच्छी रोशनी डाल पाइएगा। तो इससे संबंधित आप बताइए कि ताकि हमारे कुछ जो बडिंग ऑथर्स हैं उनको कम से कम कुछ प्रेरणा मिले, कुछ बढ़कर आएँ और अपनी किताबें छपवाएं। देखिए, मैं एक बात बोलूं, अगर मैं यहाँ मंच पर बैठकर बोल रहा हूं तो मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोलना चाहूँगा कि लेखक बनने की बहुत जल्दबाजी मत करिए। बहुत पढ़िए, बहुत प्रैक्टिस करिए, बहुत लिखिए, बहुत बार बार लिखिए, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे लिखिए, और जब तक ये न लग जाए कि एक प्रौढ़ता आ गई है लेखन में, तब तक किताब लाना मेरे ख्याल से बहुत उचित नहीं है। बाकी अपना अपना मन है, किताब कभी भी लिख सकते हैं, कभी भी छप सकती है, लेकिन जब तक एक प्रौढ़ता ना आ जाए आपके भी भीतर और लेखन के भी भीतर, तब तक पुस्तक लाना बहुत उचित नहीं होता। अगर पुस्तक आ भी जाती है तो लोगों के दिल तक बहुत पहुंचती भी नहीं है, वो फिर आई गई रह जाती है। चलिए, खैर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ज्वाइन किया अमित जी, और हमारे इस प्रोग्राम में शामिल होने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।